चलो बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन। इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स थे। प्राइवेटाइजेशन हमने किया, उसके अंदर 5 रिफॉर्म्स थे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, बैंकिंग रिफॉर्म, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जिसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब नाउ इट कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। नोट्स है सबके पास, सबने लिखा हुआ है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। आना रीड कर क्या लिखा है। ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड, ऑनरशिप बदली जाती है, कहां से जाती है? फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, यानी कि जहां पे गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑनरशिप। कौन सी ऑनरशिप? यहाँ पे पब्लिक वो शेयर कैपिटल अकाउंट्स वाले ने देना कि कॉमन पब्लिक, ठीक है। यहाँ पब्लिक का मतलब जहाँ गवर्नमेंट की बात, पीएसयू से हम प्राइवेट बिजनेस में आ गए। पब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या था? पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग। तो जब गवर्नमेंट अपने किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी की हिस्सेदारी बेचना शुरू करेगी तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो पहले 100% गवर्नमेंट ओन्ड होती थी, लेकिन आज उसमें से 5%, 10%, 20%, 30%, 40% वो प्राइवेट चला गया, यानी वो डिसइन्वेस्ट हो गया। क्या हो गया? प्राइवेटाइजेशन को करने का तरीका क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या तरीका है? डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट अपने शेयर बेचना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलआईसी कंपनी है, गवर्नमेंट ने 2 साल पहले उसका शेयर निकाला था, तो तब उससे पहले वो 100% गवर्नमेंट ओन्ड थी। 4% अपनी हिस्सेदारी बेच दी गवर्नमेंट ने, और 96% अभी भी गवर्नमेंट ओन्ड है, पीएसयू है एक तरह का, ठीक है, या एलएससी एक्ट के अंडर है, लेकिन 4% हिस्सा पब्लिक की बस, कॉमन पब्लिक की बस चला गया, मतलब प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। आगे नेक्स्ट लाइन। नो इंटरवेंशन, इसका मतलब क्या है? जिस सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम कर देगी, वो प्राइवेटाइज सेक्टर किसको कहा जाएगा? जिस सेक्टर में 51% से ज्यादा अदर देन गवर्नमेंट, जिस सेक्टर में 51% से ज्यादा ऑनरशिप कौन सी है? अदर देन गवर्नमेंट है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, तो इसका मतलब गवर्नमेंट अब अपनी मर्जी से उस सेक्टर में डिसीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, तो गवर्नमेंट की पावर क्या होगी? कम होगी या खत्म होनी शुरू होगी? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टडी आ सकती है डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट होता है कि एसेट क्रिएट करना, उस एसेट को बेचना या उसका कुछ हिस्सा बेचना, उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। हमने उस दिन एक वेबसाइट देखी थी इन्वेस्टमेंट्स की, FIPB FIFC वाली, ठीक है। ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट को लेके भी बहुत डाटा है, हम एट द एंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी इन द केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आ सकती है। आगे बेटा, 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि हमने क्या कर दी, हमने प्राइवेटाइजेशन डिक्लेयर कर दी, तो गवर्नमेंट ने अपने जो पीएसयू थे उनको नाम दिए। 3 तरह के नाम दिए। क्या क्या नाम दिए? सबसे पहले वेरी बिग साइज को महारत्ना, ठीक है। कुछ ऐसे पीएसयू थे जिनको क्या नाम दिया गया? महारत्न। उस टाइम पे वो पीएसयू का नंबर कितना था? 10। उसकी एग्जांपल स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मोर देन 80 to 90% ऑफ इंडियन स्टील सेक्टर को मैनेज करता है, ठीक है। उसके अलावा आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसमें से कुछ आज भी अभी भी पीएसयू है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, नवरत्ना, थोड़ा इससे छोटा साइज। कितने नवरत्ना है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? 40, ठीक है। क्या क्या नाम दिए? भारत इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, पीईसी, भारत इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। एक्चुअल में ये पीएसयू कंपनीज के नाम है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होगा सर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? CCI, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप बुक लेके आना, उसके अंदर सबकी डायग्राम्स में लाई हुई है और सबका मार्क किया हुआ है। कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आया था, आइडेंटिफाई द महारत्ना, आइडेंटिफाई द नवरत्ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। इसको हम अलग से एक चैप्टर चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिनी रत्ना, थोड़ी सी छोटी सी ऐसी कंपनी, तो 73 थी, इसके कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि क्या क्या नाम है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BSL, IRTC, ठीक है,
बीईएल की फुल फॉर्म क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बीएसएनएल की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, अंडरलाइन व्हाई दिस प्राइवेटाइजेशन वाज इंस्टॉल्ड, या इसको क्यों लेकर आए थे? टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। जब बेटा प्राइवेटाइज पैसा लिया जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी। तो प्राइवेट किसी लोग बंदे से पैसा लेने के कारण या प्राइवेट ऑनरशिप आने से अकाउंटेबिलिटी आएगी। क्या आएगी? अकाउंटेबिलिटी आएगी। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी आने से एफिशिएंसी डिराइव होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव होगी। ठीक है। दिस इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स टू मैनेज फिस्कल डेफिसिट इन द बजट ऑफ गवर्नमेंट। इसको नोट बनाओ। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए हर साल बजट में, तो गवर्नमेंट ने अब नया तरीका ढूंढ लिया है। हर साल अपने पीएसयू को बेटर बनाते जाओ। तो बेटर बनाने से क्या होगा? उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? क्यों? अगर हम किसी बिजनेस को अच्छा बना रहे तो वैल्यू कम होगी। आईआरसीटीसी एज अ ब्रांड बढ़िया हुआ है कि कम हुआ है? आगे से इंक्रीज ही हुआ है। तो उसकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सेदारी बेचते हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट कल को आगे जाके 40-50 साल में सारे एसेट्स बेच देगी अपने, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इकोनॉमीज लाइक जापान, ठीक है, इकोनॉमी लाइक यूरोप, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एसेट्स नहीं बचती, तो गवर्नमेंट मैनेज कैसे करेगी? ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आता है। क्या आता है? पैसा आता है। अब एलआईसी का मैंने आपको बोला कि 4% हिस्सा बेचा था, गवर्नमेंट रिसीव 9600 करोड़। इतने पैसे रिसीव हुए, तो मतलब टोटल वैल्यू तब उतनी थी, आज वो वैल्यू और बढ़ गई होगी। तो गवर्नमेंट कल को 5 साल 10 साल बाद दोबारा से 2-4% बेच के अपने बजट में जो डेफिसिट आता है, हमें क्या आता है? हमारा बजट डेफिसिट आता है ना, हमेशा हमने पढ़ा था, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट एक दिस इन्वेस्टमेंट इज अ सोर्स। बेटा हमारे पास एसेट्स है बहुत सारे, हम उन एसेट्स में से कुछ हिस्सा बेचते जा रहे हैं और उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ती जा रही है। वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि उनकी वैल्यू बढ़ती जाए ताकि हम बड़ी वैल्यू में से सेव करें और हमारी नीड्स भी पूरी। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट फुली नेगेटिव, बहुत बुरी बात नहीं है, पर 100% डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड। शॉर्ट रन में तो अच्छा होगा कि बजट डेफिसिट पूरे हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा, बट लॉन्ग रन में 100% डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है। अब इसके बाद फायदे इसके, बट मतलब ऑब्वियस गेन ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, हमें पॉजिटिव बातें, हम इसका फायदा क्या क्या होगा। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट लिखे लिखे, वही बात है कि एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, कम होगी? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये सब कुछ क्या हुआ? नंबर 2, टेक्नोलॉजी। आज अब देखो 1991 के बाद कितना सारा टेक्नोलॉजी का शिफ्ट आ गया है। टेक्नोलॉजी हमें हमेशा जो वर्ल्ड में बढ़िया से बढ़िया, बेटर से बेटर आ रही है, हमें मिल पाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी को बेच के पैसे कमाने में इंटरेस्टेड होता है, ज्यादा लोगों तक रीच करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है। तो जब प्राइवेटाइज सेक्टर होगा, मैं मान लो कि टेक्नोलॉजी लेके आता हूँ, मैं उसको बेच के पैसे कमा सकता हूँ, मुझे कुछ बेनिफिट होगा तो ही दूंगा। मुझे पता है गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना, तो मेरा इंटरेस्ट कम होगा, लीन टुवर्ड्स इनोवेशन, टुवर्ड्स रिसर्च, ऐसी सोच नहीं होगी सोसाइटी। प्राइवेटाइजेशन से इनोवेशन ज्यादा होगी और टेक्नोलॉजी ज्यादा है। उसके बाद व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? हम सारा कुछ एक ही जगह पे सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, सर अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। हम अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल शायद एक ही जगह पे हो कि वॉर में चल रही है तो वॉर पे ध्यान दिया जाए, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है एक ही जगह पे हो कि हम फार्मिंग को बढ़ाएं, इंडस्ट्री को बढ़ाएं। बट जब प्राइवेट सेक्टर होता है, हर बंदा अपने लिए काम करता है, तो प्राइवेट सेक्टर होने से डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, यानी सारे सेक्टर में सब लोग इंटरेस्टेड आ जाते हैं। जो जो इंटरेस्टेड लोग हैं उस सेक्टर में कुछ ना कुछ चेंज लेके आते हैं, तो उससे हमारी आउटपुट हर सेक्टर में इंक्रीज होती है। तो कोई एक अलग सेक्टर अच्छा नहीं भी चलता है, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं दे रहा, तो बाकी सेक्टर उस इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं। हाँ जी ऋषिका बोलो। सर अगर जैसे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो फर्म्स ज्यादा ध्यान अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ रखेंगे ना, सोशल वेलफेयर तो होगा ही नहीं। बेटा ऐसे तभी तो गवर्नमेंट का ड्यूटी बनती है रेगुलेट करना। अगर सारे लोग प्रॉफिट की तरफ चले जाएंगे तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो इकोनॉमी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट अनड्यू तरीकों से ना की जाए वो गवर्नमेंट को रेगुलेट करता है, क्योंकि सोशल वेलफेयर खराब हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ है, अब हेल्थ सेक्टर आज बहुत महंगा हो रहा है, उसकी इन्फ्लेशन 14% है,
क्योंकि हॉस्पिटल वाले अपना प्रॉफिट भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों की जरूरत है। लेकिन गवर्नमेंट क्या इंश्योर करती है? गवर्नमेंट मेडिसिन को सस्ता कैसे बनाया जा सके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी कैसे बनाया जा सके। अब आप देखो केमिस्ट की शॉप ही है जैसे, अब हॉस्पिटल्स एक नेक्स्ट एग्जांपल है प्राइवेटाइजेशन का। हम लोग हमेशा 90% हर बंदा कहाँ जाना प्रेफर करता है? प्राइवेट हॉस्पिटल। बट हमारे सिटी में पिम्स हॉस्पिटल बना है, अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, कई बार हमें प्राइवेट में नहीं मिल पाते, वहाँ पे चीप मेडिकल। यानी गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशन साथ साथ पैरेलल चलाए, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर साथ साथ करे ताकि वो चेक में भी रह सके। ये कैंपस के वो सेंटर्स खोले हैं आजकल गवर्नमेंट ने, वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के कैंपस की शॉप्स खुली है जहाँ पे सस्ती दवाइयाँ मिलती है। तो हर सेक्टर में गवर्नमेंट अपनी रोल और अपना पार्टिसिपेशन रखे। बिल्कुल 100% प्राइवेटाइज होगा तब प्राची आपकी वाली बात आएगी कि अगर सारा प्रॉफिट भी चला गया तो सोशल वेलफेयर खत्म होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी ना। हम 100% प्राइवेटाइजेशन में भी नहीं जाएंगे, 100% सोशलाइजेशन में भी नहीं ठीक है। जाएंगे। ठीक है बेटा। हाँ जी। नेक्स्ट आ गया सेल्फ इंटरेस्ट, यानी हर बंदा जो ऑनर है उसका अपना इंटरेस्ट है, वो अपना प्रॉफिट देखना चाहता है, अपनी ग्रोथ देखना चाहता है, उसकी एनर्जी टाइम सब कुछ अपने बिजनेस पे इवैल्यूएट होगी। तो हर एक सेक्टर अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ गई। अकाउंटेबिलिटी तभी आती है जब हम इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, लास्ट क्या आया? क्या होता है कंज्यूमर सोवरेनिटी? हाँ, बिल्कुल ठीक। कंज्यूमर के पास फ्रीडम है, कंज्यूमर जहां मर्जी से ले सकता है, कंज्यूमर के पास ऑप्शंस है, कंज्यूमर के पास बेटर चॉइस है, कंज्यूमर के पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस है। ठीक है ना। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो गवर्नमेंट सोशलिज्म में ठीक है, अगर 10 हॉस्पिटल प्राइवेट है तो गवर्नमेंट वाले शायद 2 होंगे, फर्क क्या पड़ेगा? टाइम ज्यादा लगेगा, आप वहां जाके कर सकते हो। ठीक है ना। आजकल तो बेटा इतना मेडिकल में इतना एक्सपेंसिव हो गया, उस दिन मैं कितने चेक कर रहा था, आप एक नॉर्मल स्कैन और एक्सरे एमआरआई करवा जो 8-10 हज़ार रुपए लेते हैं, क्या नहीं हो रहा और देता है। ठीक है, तो इट टेक्स अराउंड 7, 8, 10, 15,000। बट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, अंदर में 3-4 ही है, गुरुनानक मिशन जाओ, टिम्स जाओ, सिविल हॉस्पिटल में जाओ, तो वहां पे 25% कॉस्ट पे चला जाता है। तो ये आपकी चॉइस आ गई ना, कंज्यूमर के पास फ्रीडम आ गया कि उसका पैसा है तो वो अफोर्ड कर सकता है, जाए नहीं कर सकता तो जाए। तो कंज्यूमर की ऑप्शंस में क्या, बल्कि रैशनल कंज्यूमर कौन होगा? जो टाइम एंड मनी में बैलेंस बनाएगा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक काम है तो शायद इमरजेंसी है तो पैसे खर्च के भी इतना करेंगे, बट इफ वी हैव द टाइम तो वी शुड सेव द मनी। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, उसके बाद कुछ नुकसान, कुछ नेगेटिव बातें। ठीक है, हाँ जी, पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट कंपैरेटिव लॉसेस, क्या नुकसान हुए प्राइवेटाइजेशन के कारण? अब जो गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं या कम अर्निंग वाले लोग हैं, उनके लिए सर्वाइवल टफ होता जाता है आजकल, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में जो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, अवेयर्ड है, रैशनल है, जो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है वो इम्प्रूव करेगा। स्पेशली यहाँ पे मैं लो लेवल इनकम से ज्यादा कहूंगा, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, जो फिजिकली और मेंटली स्पेशली एबल्ड होते हैं, उन लोगों के लिए तो सर्वाइवल बहुत टफ है अनलेस गवर्नमेंट सोशल फैक्टर्स ना करे। तो प्राइवेटाइजेशन क्या कहते हैं? बढ़िया चीज को बढ़िया कर, और जो चीज बढ़िया नहीं है क्योंकि ड्यू टू एनी अदर फैक्टर तो उसको नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद अपनी गलती के कारण अंडर प्रिविलेज नहीं है। ठीक है ना, तो उनको कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता, तो एक नुकसान है इसका। नेक्स्ट क्या है? ये बहुत बढ़ रहा है, कहते हैं ना अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो कुछ सिटीज ऐसी हैं जैसे महाराष्ट्र की इकॉनमी 1 ट्रिलियन है, पूरी कंट्री की 4 ट्रिलियन है, एक स्टेट की 1 ट्रिलियन है। वहां पे लोग सारे मोस्टली अमीर ही होंगे, एवरेज पीपल विल बी मोर रिचर देन द अदर स्टेट। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है? प्राइवेटाइजिंग कितना, कहाँ पे गुजरात देखो कितना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों है? क्योंकि वहां पे लोग प्राइवेटाइजेशन में पहले से ही अपना एडवांसमेंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब बैलेंस नहीं रहेगा कि सब बराबर नहीं रहेंगे, सबको बराबर के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, सबको बराबर की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, राइट्स राइट्स आते हैं ना, राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन। अब सबको एक जैसी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि उस राइट्स को कैसे इंटेक्ट करना है। तो प्राइवेटाइजेशन का प्रॉब्लम। हाँ जी, गैप बिटवीन रिच एंड, ठीक है, गैप बिटवीन रिच एंड, बेसिकली ये नुकसान है कि पैरिटी खत्म हो गई सोसाइटी।
क्या नुकसान है कि सोसाइटी में पैरिटी, बट अगर आप काम भी पैरिटी से नहीं कर रहे, जो फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन में है लोग कहते हैं जो काम ही नहीं पैरिटी में करता उसको पैरिटी क्यों मिले, जो काम एक्स्ट्रा कर रहा है, स्किलफुल कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको मिले। ठीक है, चलो क्लियर है सबको प्राइवेटाइजेशन। बट सर्वाइवल जैसे बेटा को बहुत गरीब लोग बंदे हैं, उनको एजुकेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म ना मिल पाए, इंडिया में फिर भी पॉसिबल है, पर जो 100% प्राइवेटाइज इकोनॉमीज है वहां यहाँ पे फ्री में स्कूलिंग आज भी अवेलेबल है, फ्री हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, तो एक अच्छा पर्सन, दिमाग वाला बच्चा, एक एजुकेटेड नहीं तो वो एजुकेशन ले सकता है, अपना इलाज करवा सकता है, सर्वाइव कर सकता है। बट डिफिकल्टी आएगी ना, इजी नहीं ना होगा, एक्सेस नहीं इजी होगा, लाइन बहुत लंबी होगी, भीड़ बहुत होगी, एक्सेसिबिलिटी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो लो लेवल वाले पर्सन को उन बेसिक चीजों के लिए जो शायद प्राइवेटाइजेशन में बाकी लोगों को बहुत इजीली मिल रही है, उसको उसके लिए ही बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ पे सबको, दिस वाज प्राइवेटाइजेशन। चलो 2 मिनट की पॉज। ओके सर। तो बेटा अगला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली एक सिंपल सा वर्ड मैंने आपको आगे बताया था, इट वाज अ टर्म which was referred as depth of distances for exchange। exchange किस चीज का, गुड्स का, इंफॉर्मेशन का, सर्विसेज का, नीड का। ठीक है, तो बिफोर इंटरनेट ग्लोबलाइजेशन वाज वेरी पॉजिटिव थिंग, विद द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट ग्लोबलाइजेशन बिकेम इजी। पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था, पोस्ट टेलीग्राम से होता था, लेटर से होता था, तो इंटरनेट ने इस ग्लोबलाइजेशन को बहुत बड़ा बूम दिया। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब हम अपनी एक डोमेस्टिक टेरिटरी में काम नहीं करेंगे। अब इसको ना अपने माइंड से सोचो, आप लोग अपनी सिटी में रह के काम कर रहे हैं, आपका एक माइंडसेट ऐसा ग्रो कर दिया कि आपने सिटी में रहना है, आपने दूसरी सिटी में जाके काम ही नहीं करना, तो इसका मतलब आपका माइंडसेट ओपन नहीं है। अच्छा इतना ओपन कर दिया, चलो बेटा स्टेट में चले जाओ, फिर और ओपन कर दिया कि आप बेटा अपनी कंट्री में चले जाओ। व्हेन यू leave your boundaries and go beyond your limits, that is called globalization। आप अडेप्टिव हो, अब नई जगह काम करने के लिए अडेप्टिव हो, सीखने के लिए अडेप्टिव हो, अब एजुकेशन लेने के लिए अडेप्टिव हो, वर्क करने के लिए अडेप्टिव हो, और उसका अपने आप को बेनिफिट देने के लिए अडेप्टिव। बट ओवर मूवमेंट कि हर वक्त की अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेटलमेंट स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। जो आजकल देख क्योस क्यों है इतना दुनिया में, बिकॉज ऑफ ओवर इंफॉर्मेशन। गुड शेयरिंग इतनी ओवर नहीं हुई, वो तो जितनी चाहिए उतनी कंज्यूम करते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत एक्सेसिव ओवर हो गया, शायद हमें वो चीजें चाहिए भी नहीं उसके कारण, पर इंफॉर्मेशन का पता होना जरूरी है। तो पहले हम पढ़ते हैं इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट कैसे की, कब की, उसका फायदा क्या है, पॉजिटिव बातें पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी इसके अंदर जगह करेंगे इंटीग्रेशन मतलब जोड़ देना, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हर कंट्री जब ग्लोबलाइज होती है तो उसकी इकोनॉमी बाकी सारी दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ दी जाती है। तो अब 1991 में, जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुई थी, तो उस टाइम पे हम पे कंपल्शन की गई थी कि आप अलाउ करो कि आप बाकी कंट्रीज आके, कंपनीज आके हमारी कंट्री में काम करें। उससे पहले हम लोग बाकी कंपनीज को अलाउ नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे अलाउ, क्योंकि हमें लगता था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल नॉट बी एबल टू फेस द कंपटीशन। आज हम वो कंपटीशन 100% सब जगह में अलाउड नहीं है। किसी भी बड़ी कंपनी ने, सैमसंग ने, एप्पल ने फैक्ट्री लगानी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई टर्म्स एंड कंडीशन है आज। लेकिन अगर 100% ग्लोबलाइजेशन है, कोई भी आगे कुछ भी कर सकता है। आज काफी फ्रीडम है 80-90%, बट अगर तब होता तो शायद हमारे डोमेस्टिक पब्लिक एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री सर्वाइव ना कर पाते। दैट्स व्हाई ग्लोबलाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल किया गया। डब्ल्यूटीओ का बहुत बड़ा रोल है कि जो हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया तो हम डब्ल्यूटीओ को अडॉप्ट करें, क्योंकि हम पूरे दुनिया में ट्रेड को लेके जो एग्रीमेंट्स है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हर कंट्री अपना ट्रेड एग्रीमेंट इंडिविजुअल चला सकती है, 2 कंट्रीज, 4 कंट्रीज में, लेकिन ग्लोबली हमें उस ट्रेड एग्रीमेंट को एक्नॉलेज करना। ठीक है, हाँ जी आगे। तो इसके अंदर कंडीशन क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हम खरीदेंगे भी और
बेचेंगे भी। एंड कैपिटल मूवमेंट, व्हाट इज कैपिटल मूवमेंट? पैसे का लेन देन। तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का लेन देन नहीं हो रहा, कैपिटल भी इधर से उधर होती है। अब फॉरेन के लोग भी यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग भी बाहर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इट रेफर्स टू डेथ ऑफ डिस्टेंसेस, वो मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। जब पहले ना ट्रेड बैरियर्स होते थे, कंडीशंस होती थी, यहाँ से सामान नहीं लेना, इसको सामान नहीं लेना। अभी भी कुछ चीजों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि वो हमारी वॉर नेशन है। चाइना की कुछ चीजों को बैन किया था 2-3 साल पहले, सॉफ्टवेयर को बैन किया, कुछ ट्रेड्स को बैन किया, जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं। लेकिन बिफोर 91 मोस्टली सब कुछ ही बैन होता था। ना बाहर से कुछ ला सकते थे, ना यहाँ से बाहर भेज सकते थे। बहुत लिमिटेड लोगों को हम फेरा के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर परमिशन मिलती थी, क्योंकि गवर्नमेंट को चीजें अवेलेबल तो करवानी पड़ेगी ना। अगर गवर्नमेंट कहेगी आप लेकर नहीं आ सकते, तो गवर्नमेंट अवेलेबल करवाएगी। तो गवर्नमेंट सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ मिलकर काम करती थी। लेकिन अब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, एनीवन कैन डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एनीवन कैन बाय एंड सेल। ठीक है, आगे एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो ग्लोबलाइजेशन से शुरू हुई है, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? कि हमने अपना काम खुद करना है या बाहर से करवाना है। तो इसमें मेक और बाय डिसीजन को लेके क्वेश्चन मार्क होता था कि हम चीजें खुद बनाए या बाहर से बनवाए। अगर सस्ती पड़ती है तो बाहर से बनवा लो, खुद सस्ती बना सकते हो तो यहाँ बना लो। ठीक है ना। अब अमेरिका है, वर्ल्ड पावर माना जाता है, रशिया है, लेकिन इन सब ने, और यूरोप है, इन सब ने लेकिन क्या किया, सस्ते इस ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट को उठाने के लिए इन्होंने सस्ता सामान जहां से बनता था चाइना से, वहां से बनवाया। पर 20-30 ईयर, 2-3-4-40 साल तक ज्यादा सामान बाहर से बनवाने के कारण क्या हुआ कि उनकी लोकल इंडस्ट्रीज क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, होगी। ठीक है, तो इसका मतलब आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज को हेल्प मिलता है अंडर डेवलपिंग नेशन या डेवलपिंग नेशन। एट द टाइम ऑफ 1991 हम अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग की कैटेगरी में ही आते थे। डेवलपिंग भी अब हुए, पहले हम अंडर डेवलप्ड थे। तो हमारे पास ना काम था, ना चीजें थी, ना पैसा था। इसलिए ग्लोबलाइजेशन का आने का हमें फायदा हुआ कि हमारे कंट्री में आउटसोर्सिंग होनी शुरू हुई। बाहर की दुनिया के लोगों ने हमसे काम करवाना शुरू किया। आज हैदराबाद में, गुड़गांव में, नोएडा में, बैंगलोर में, पुणे में बहुत सारी फॉरेन बेस्ड, यूरोप की, कनाडा की, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की कंपनी के आउटसोर्सिंग ऑफिस। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, दे डू देयर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। ठीक है, जिसके अंदर वो उनकी प्रोसेसिंग भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करते हैं। तो यहाँ के लोगों को क्या मिली, उससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली। एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या हुआ, इनकम सर्कुलेशन, नेशनल इनकम हुआ गया। तो ग्लोबलाइजेशन हेल्प इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, it is an outcome of different set of policies between the nation. It involves creation of network, इसको important underline करो। It involves creation of network, एक नेटवर्क क्रिएट करके देती है। ठीक है, एंड एक्टिविटीज विच ट्रांसलेट इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्री। एक ऐसा ट्रेड के थ्रू आपकी आपसदारी बन जाती है बेसिकली। नेटवर्क मतलब व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल नॉट डू, यू हैव सेट टर्म्स एंड कंडीशन। हर बार नई नई टर्म्स एंड कंडीशन सेट नहीं होगी। इन सिंपल वर्ड, ग्लोबलाइजेशन एम्स टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। पूरी दुनिया की कोई लिमिट नहीं है। आज आप लोग फॉरेन जाते हो, हम जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, काम करने जाते हैं, बात करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली आते हैं। तो दैट बेसिकली क्या हो गया, हम पंजाब में बैठ के तमिलनाडु में बात कर रहे हैं, बॉम्बे में बात कर रहे हैं, कनाडा में बात कर रहे हैं, बात तो सेम हो रही है। वहां से आने को, किसी जगह से आने को सामान को 2 दिन लगेंगे, किसी जगह आने को 3 दिन लगेंगे। तो नाउ वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये उस टाइम पे लेकिन ऐसा नहीं था। उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर इन्वेस्टमेंट्स। क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन के कारण, इन्वेस्टमेंट कंट्री में क्या हो गई है, इंक्रीज। ये हमने उस दिन इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था, ऊपर लिखा भी हुआ है, FIPB हैज बीन चेंज टू FIFP। लिखा हुआ है ना, नोट्स में लिखा कि नहीं ऊपर, तो लिख, उस दिन दिखाई थी वेबसाइट। FIPB पहले होता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, नाउ इट हैज बीन चेंज टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन बोर्ड। ठीक है, तो द FIPB रूट हैज बीन चेंज टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ठीक है,
Outsourcing refers to system of hiring business service from other countries. India is an emerging as an important destination in BPO. What is BPO? Business processing outsourcing. Companies like Wipro, Infosys, ये सारी कंपनीज क्या है? ये बीपीओ ही होते थे। 70s 80s में इंडियन कंपनीज की छोटी छोटी थी, ग्लोबलाइज हुई, इनको फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हुए, तो बाहर की कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। आज भी, आज 60-70% का काम बाहर से आता है। नाउ दे आर बिग जायंट्स। अभी अब अपने को बाहर भी ले गए। दिस इज अ गुड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि हमारी एक डोमेस्टिक कंट्री की छोटी कंपनी को काम मिला, उसने बड़े अपने आप को बनाया और अब जाके दूसरी कंट्री में जाके भी सर्विस देते हैं। ठीक है, टीसीएस हो गया। ठीक है, इसमें हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स काम करने के लिए बढ़ेंगे, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आईटी सेक्टर, अब होता है आईटी सेक्टर हैज बीन मोस्ट रेवोल्यूशनाइज्ड बाय द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हमारे इंडिया में कंप्यूटर्स को लेके 90s में 2000 में बहुत ज्यादा बूम आया। जैसे आप लोग शुरू से कंप्यूटर सीख रहे हो, हम लोग वो इंटायर स्कूल में लगे थे, उससे पहले हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो उससे पुरानी जो जनरेशन है उनको कंप्यूटर यूज करना आज भी मुश्किल लगता है, बट मोबाइल रेवोल्यूशन वो तो सबको सब कुछ सिखा दी। आज 10-20% लोग ही होंगे जो मोबाइल पे कुछ नहीं चला पाते। तो इसका मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल ने एक, कहते हैं ना, क्रांति लेके आए, रेवोल्यूशन लेके आए, और डिजिटल इंडिया मूवमेंट उसके अंदर आई। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने की स्ट्रेटजीज। ठीक है, हाउ द ग्लोबलाइजेशन वाज इंप्लीमेंटेड, क्या टॉपिक है? स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड टू इंप्लीमेंट द ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिनके थ्रू हम ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरीके से कर पाए? नंबर 1, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट। व्हाट इज इक्विटी लिमिट? ऑनरशिप लिमिट। बेटा आपको डिसइन्वेस्टमेंट में मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि हर सेक्टर में कितना शेयर गवर्नमेंट का होगा, कितना प्राइवेट सेक्टर का होगा। इक्विटी मतलब क्या होता है? ऑनरशिप। क्या होता है? तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया कि आप भी ऑनर बन सकते हो। पहले फॉरेन इन्वेस्टर को एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर लिया जाता था, वो उनको ऑनरशिप पूरी ट्रांसफर नहीं की जाती थी, लिमिटेड अमाउंट ऑफ परसेंटेज दी जाती थी। अभी आप कुछ एग्जांपल लिखिए। इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम इनिशियल 40%, इट नाउ रेंजेस बिटवीन 51 to 100%। अभी कहां पे रेंज करती है? 51 to 100% के बीच में रेंज करती है। ठीक है, उसके बाद 100% एफडीआई हैज बीन अलाउड इन 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, यानी 47 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे 100% अलाउड है कि फॉरेन का जितना मर्जी पैसा दे, तो फॉरेन के लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। 100% एफसीआई इज अलाउड फॉर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग आउट, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको फॉरेन की फैसिलिटेशन ज्यादा दी जा रही है, यानी कि हम ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे बाहर के लोग भी पैसा लेके आ रहे हैं और हमारे लोग भी एक्सपोर्ट कर पाए। हाउएवर FEMA, Foreign Exchange Management Act, has been enforced. Compliance to FEMA has been accordingly high priority. मतलब FEMA को ध्यान में रख के ही सारे काम करने पड़ेंगे, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 2, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। गोविंद रीड कर इसको। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कितनी इजीली हो सकती है, वो बात। आगे, हमने अपनी इंडियन करेंसी को 100% कन्वर्टेबल नहीं रखा। कुछ हम फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट मैनेज फ्लोटिंग चलाता है। क्या चलाता है? 100% ये नहीं कि $83 का तो कल 75 को आ जाएगा या 95 को आ जाएगा। एक गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, उसके अंदर अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो हमारी इंडियन करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी पार्शियल है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी के कारण फॉरेन इंटरेस्ट भी बना रहेगा और लोगों के राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, आगे कैसे किया? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कैसे बनाई है? नंबर 1, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। नंबर 2, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स लेने देने शुरू किया। और वो आपको बताया था पेमेंट हम डोमेस्टिक करेंसी में लेते हैं कि फॉरेन करेंसी में लेते हैं। तो जहां पे लगता है रिस्क ज्यादा है तो डोमेस्टिक करेंसी में ले लो, जहां पे लगता है रिस्क हमारे फेवर में काम कर सकता है फॉरेन करेंसी में ले लो। ठीक है, आगे एनआरआई का पैसा आता है ना, रेमिटेंसेस आती है, रीइंबर्समेंट आती है, वो सब चीज। ठीक है, नंबर 3 इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म, अब कोई भी पॉलिसी बनेगी वो एक, जैसे बेटा हम लोग आर्म्स बाय करते हैं,
किसी भी कंट्री से ऑयल बाय करते हैं, फूड बाय करते हैं, तो हम उसके लॉन्ग टर्म ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं कि वन टाइम एग्रीमेंट। तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं दो कंट्रीज को आपस में। इंडिया ने ईरान के साथ ऑयल पैक्ट साइन किया था, रशिया के साथ अब वो फाइटर जेट्स का एक पैक्ट साइन किया, सुनते हैं उसके नहीं, पिछले हफ्ते स्पेशल कोई एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस के लिए डिजाइन होके आ रही है। तो इन द इवेंट ऑफ ग्लोबल सिनारियो, हम अगर दुनिया में लड़ाइयां बढ़ती गई तो हम भी तो कभी ना कभी उसमें आएंगे, तो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स को लेके, ठीक है ना। अंडर द पॉलिसी ऑल सेक्शंस ऑफ कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड हैज बीन रिमूव्ड, ओपन कंपटीशन इज एनकरेज। कोशिश की जा सकती है ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दिया जाए बेसिक चीजों की, बेसिक चीजों को क्या दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दिया जाए। Barring some specific goods, most goods are traded for free, यानी कुछ चीजों को रोका जाता है, जैसे मैंने बताया डिफेंस, हमारी नेशनल सिक्योरिटी होती है, एरोस्पेस, न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर स्पेस कौन सी है हमारी, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल में रखती है, बाकी सबको गवर्नमेंट क्या कर देती है, फ्री कर देती है, फ्री कॉम्पिटिशन देती है। टैरिफ किसको कहते हैं बेटा, टैरिफ होता है चार्जेस और टैक्सेस अप्लाइड, ठीक है ना, इंपोर्ट ड्यूटी होगी, इनकम टैक्सेस हो गई, कंपटीशन बढ़े और लोग ज्यादा आ पाए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है टैक्सेस को कम किए जाए। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे टैक्सेस कितने कम किए गए, तो मैंने आपको बताया था 30% से 25% किए गए। आज कंपनीज को, आपको पता है एमएनसी कौन सी कंट्री में जाके खुश है जहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर कम हो, क्यों दुबई में ज्यादा कंट्रीज आती है, कंपनीज आती है, क्यों सिंगापुर में जाती है, मलेशिया में जाती है, टैक्स रेट कितना है, 4%, 8%, 10%। हमारी कंट्री में कितना है, 25%। बट अब हम कहेंगे यहाँ पे भी 10 कर दो और आ जाएंगे, लेकिन फिर हमारा जो डोमेस्टिक पर्सन है, रेजिडेंट है, जो टैक्स दे रहा है, वो 30% तक टैक्स दे रहा है। तो दे विल बी टाइम जब आपकी टैक्स टैक्सेस इतनी बढ़ जाए तब आप टैक्सेस को कम कर सकते हैं। आपका पर कैपिटल इतना बढ़ गया, आपके पास पैसा है मैनेज करने के लिए, तब आप और टैक्सेस को रिड्यूस कर, ठीक है। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटेटिव होते हैं कोटास, क्वांटिटेटिव restrictions. Now what is quantitative restrictions? हमने लिमिट्स लगाई हुई थी पहले कि इस कंट्री से इतना सामान आएगा, इस कैटेगरी में इतना ही सामान जाएगा। Since 2001 the quantitative restrictions on all import items has been totally withdrawn. तो हम कितनी चीज क्यों करते थे लिमिट्स, ताकि फॉरेन से सामान ना आए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री चले। पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाले रिलक्टेंट हो जाते थे, वो क्वालिटी नहीं देते थे, एफिशिएंसी देते थे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देते थे। So because of LPG, India became a compulsory part member of WTO in year 1995. कब बना इंडिया उसका मेंबर, तो 1995 में आप WTO के मेंबर बन गए, तो आपको WTO के रूल मानने पड़ेंगे। तो WTO कहता है कि जो WTO मेंबर नेशंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 160-70 कंट्रीज, उन सबको आपस में फ्री ट्रेड रखना पड़ेगा, कोटास को एक सर्टेन लिमिट तक खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा WTO का है, मैं 2 लाइनें आज बताता हूँ, इसको नेक्स्ट में करेंगे। WTO was founded in 1995 under the Malacca Agreement signed by 123 countries, उस टाइम पे ये बना था। और WTO is nothing else, it is a replacement of GATT, ठीक है। पहले GATT होता था 1977 में बना, बाद में WTO में कन्वर्ट, ठीक है। चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। WTO पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये रह गए बस 2 टॉपिक इससे, देन चैप्टर भी, ठीक है।